नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के रुख की पुष्टि की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन पर भी प्रकाश डाला और इस संबंध में हर संभव सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएमओ के बयान में आगे कहा गया है कि नेताओं ने भारत और यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी में प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता जेलेंस्की के उस बयान के कुछ दिनों बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कीव रूस के साथ युद्ध समाप्त करने में भारत के योगदान पर भरोसा कर रहा है। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखते हुए इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यदि आप दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आतिशी ने कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा शासन में दिल्ली अपराध, जबरन वसूली और गैंगवार की राजधानी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 इंजन वाली भाजपा सरकार सुरक्षा और विकास में पूरी तरह विफल रही है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या अब मंदिरों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। वहीं भाजपा या दिल्ली सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने अब नवसारी लोकसभा क्षेत्र में 30,000 फर्जी मतदाता होने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र 84 विधानसभा में 6.09 लाख मतदाताओं में से 40% की जांच की गई, जिसमें 12.3% यानी 30,000 से अधिक फर्जी पाए गए। चावड़ा ने दावा किया कि अगर पूरी वोटर्स लिस्ट की जांच हो तो केवल गुजरात में ही करीब 62 लाख फर्जी वोटर सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी 5 तरीकों से होती है: डुप्लीकेट नाम, वर्तनी की गड़बड़ी, अलग अलग एपिक नंबर, भाषा और पते में बदलाव। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए 31 अगस्त से घर घर अभियान और मताधिकार जनसभा शुरू करने का ऐलान किया है। चावड़ा ने कहा कि यह केवल चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का आंदोलन है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया है। पूर्व विधायक होने के नाते उन्होंने स्पीकर वासुदेव देवनानी को पेंशन के लिए आवेदन भेजा। स्पीकर देवनानी ने एबीपी न्यूज से फोन पर हुई बातचीत में आवेदन मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा और सदन को जानकारी भी दी जाएगी। बता दें कि जगदीप धनखड़ 1993 में अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वह राजस्थान की 10वीं विधानसभा के सदस्य थे। साल 1994 से 1997 तक वह विधानसभा की नियम समिति के भी सदस्य रहे। राजस्थान में पूर्व विधायकों को 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। 70 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 20% अधिक पेंशन दी जाती है। जगदीप धनखड़ 74 साल के हैं, इसलिए उन्हें अब 42,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब भारत ने नोबेल पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया तो ट्रंप ने भारत पर शिकंजा कसने में कोई परहेज नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी को 17 जून को फोन करके बताया था कि पाकिस्तान का नेतृत्व उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर रहा है। भारत को भी ऐसा करना चाहिए। मोदी से जब मनचाहा जवाब नहीं मिला तो ट्रंप ने भारत पर तमाम तरह के कदम उठाए और बार बार कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, जबकि भारत में मोदी सरकार यह दावा करती रही कि युद्ध दोनों देशों की डीजीएमओ की आपसी बातचीत के बाद रोका गया। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और उनके वाहन पर चढ़ने की कोशिश की। यह विरोध राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर किया गया। लेकिन वही वीडियो में विपक्ष के नेता प्रदर्शनकारियों को पास आने का इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाद में उन्हें पीवाईजेएम कार्यकर्ताओं को कैंडी देते हुए भी देखा गया। राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने दरभंगा और आरा की रैली में एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR संविधान और लोकतंत्र पर हमला है।
उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देगी। केरल के कोच्चि में एक बैंक की कैंटीन में बीफ पर प्रतिबंध लगाने के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बैंक के रीजनल मैनेजर, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और हाल ही में यहाँ तैनात हुए हैं, ने बीफ परोसने पर रोक लगा दी। इसके विरोध में बैंक कर्मचारियों ने कैंटीन के बाहर बीफ पार्टी आयोजित की। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि यह कदम कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। प्रदर्शन में कर्मचारियों ने बीफ और परोटा, एक तरह की ब्रेड परोसे। इस विरोध को लेफ्ट समर्थित निर्दलीय विधायक केटी जलील ने भी समर्थन दिया और कहा कि केरल में संघ परिवार का कोई एजेंडा नहीं चलेगा। उन्होंने लिखा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का खाना खाने का अधिकार है। वहीं फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि बैंक संविधान के अनुसार चलता है और किसी को भोजन की पसंद से वंचित नहीं किया जा सकता। अमेरिका और जापान के बीच संभावित ट्रेड डील पर बातचीत नई शर्त के कारण अटक गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जापान से अधिक अमेरिकी चावल खरीदने की मांग की है, जिसे जापान मानने के लिए तैयार नहीं है। जापानी अखबार निकेई के अनुसार टोक्यो के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ने हाल ही में अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी, जो दोनों देशों के बीच गहराते गतिरोध का संकेत है। गौरतलब है कि जुलाई में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिकी टैरिफ जापानी सामानों पर घटाकर 15% कर दिए गए थे। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह नई मांग उस समझौते की भावना से टकराती है। निकेई की रिपोर्ट के अनुसार पहले हुए समझौते में स्पष्ट किया गया था कि जापान के कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अब अमेरिका की चावल संबंधी शर्त से पूरा समझौता संकट में पड़ सकता है। रूस ने शुक्रवार रात को दक्षिण और मध्य यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें 500 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी गईं। इस हमले में 14 इलाकों को निशाना बनाया गया। जापोरिजिया में एक महिला की मौत हो गई और 28 लोग घायल हुए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला यूक्रेन पर युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। कीव के पास रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा, जबकि सबसे अधिक असर देश के मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर पड़ा। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूस की 2 तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमला किया, जिससे एक प्रोसेस यूनिट को नुकसान और आग लगने की पुष्टि हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस ने दावा किया कि उसने 20 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 18 क्राइमिया के ऊपर थे। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की कोशिशें तेज हो रही हैं। यमन की राजधानी सना में इस्राएली हमले में हूती नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। हूतियों ने बयान जारी कर बताया कि गुरुवार को हुए इस हमले में अल रहावी अपने कई मंत्रियों के साथ मारे गए। एएफपी के अनुसार हूतियों ने इसे इस्राएल का आपराधिक हमला बताया और कहा कि अल रहावी सहित कई मंत्री उस समय सरकार की एक नियमित कार्यशाला में शामिल थे। वहीं इस्राएली सेना ने दावा किया कि उसने सना क्षेत्र में हूतियों के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। अगस्त 2024 से प्रधानमंत्री पद संभाल रहे अल रहावी की मौत हूती प्रशासन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.